अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मालूम है जैसा कि हम आपको एंटी टेस्ट के जो पेपर्स होते हैं उनके क्वेश्चन उन्हीं पर समझाते हैं ताकि आपको सहूलत रहे और आप बड़ी आसानी से इसे समझ सकें और जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप इसे सॉल्व कर सकें। आपको बेटा ये बात मालूम है कि आपके जो पेपर्स हैं वो अगर नम्स ने भी अभी कंडक्ट किया है तो आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड में से होता है। हम अपनी जितनी भी वीडियोस अपलोड करते हैं वो पूरी फेडरल बोर्ड के होते हैं टॉपिक्स, और वो 100% आपको वो क्वेश्चन जो है मिलेंगे एंटी टेस्ट के पेपर में अगर आप इन वीडियोस को बहुत गौर से समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और मेन पॉइंट नोट करेंगे, याद करेंगे। आप देखिए एक कॉपी बना लें, ठीक है। उसमें आप ईयर वाइज ऐसा करें कि आपने कुछ पेजेस जो है 16 के बना लिए, 2016, 15, 14 या जिस भी रूटीन से सेटिंग से आप बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। उसमें आप ये करें कि तरतीब से जो क्वेश्चन हैं दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को जो जो हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं साइड में लिखा होता है, आप यहाँ से उसको नोट करें, नोट करके अपनी कॉपी पर लिख लें, किसी जगह पर सेफ जगह पर डायरी पर कहीं लिख लें ताकि जब आपका पेपर हो तो आप आसानी से उसको रिवाइज़ कर सकें। वैसे तो ये है कि आप ज़ाहिर जब भी वीडियो देखेंगे तो वीडियो यूट्यूब पर पड़ी रहती है, उसमें से आपको आंसर्स मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से आप उसको नोट कर लेंगे। लेकिन बेटा आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है, अच्छे से सुनना है, समझना है और आप तभी कामयाब होंगे जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको बेसिक पॉइंट पता चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से, जिस चीज़ से भी रिलेटेड होता है उसकी थोड़ी हम आपको और डिटेल बता देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आए तो मे भी वो इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपने इसको गौर से सुनना है, समझना है और प्योरली हमारे जितने भी वीडियोज़ में टॉपिक्स हैं वो तमाम फेडरल बोर्ड के हैं। फेडरल बोर्ड से ही ज़्यादातर पेपर आता है। आप अगर सिंध बोर्ड पढ़ते हैं तो आप सिंध को भी पढ़ें और यहाँ से फेडरल की भी वीडियोज़ आप देखें, आप तब इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आपको कामयाब करेगा। अभी देखिए बेटा, इसमें हम आज जो पेपर कर रहे हैं वो बायोलॉजी का पेपर है, बायो का। और आप देख रहे हैं कि ये पेपर में क्या है, ये 16th का पेपर है, NTS का पम्स का पेपर है, ब्लू कॉपी है। ठीक है बेटा, इसमें जो क्वेश्चन हम करेंगे आपको दिखाएंगे उसके मुतालिक हम डिटेल आपको बताएंगे। गौर से देखना है, समझना है और वीडियो को पूरा देखना है। और साथ ही हम आपको शुरू में ही कह रहे हैं कि बेटा जब आप पढ़ते हो तो आपको चाहिए जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो आप उसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट्स में आप जो टॉपिक कहेंगे इंशाल्लाह वो हम अपलोड करेंगे और आपको हम बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो बात समझ ना आए उसको आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। एक दिन अगर आपने देख लिया है टॉपिक, आपको समझ में थोड़ा नहीं आ रहा, थके हुए आप थोड़े कंफ्यूज हैं, तो आप ये करेंगे पूरी वीडियो देख के जहन में उसको रखें और नेक्स्ट डे पर आप उसको दोबारा रिवाइज कर लें। तो ये तो आपके पास रखा रहेगा जैसे आपके नोट्स होते हैं और आपकी रिवीजन में रहेगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। देखिए बेटा इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 बायो का है। ये पिछले जो क्वेश्चन उसमें से काफ़ी हम आपको करवा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से कर रहे हैं। द एक्सल स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन इंक्लूड, जो एक्सिल स्केलेटन होता है एडल्ट ह्यूमन का, उसमें हमने ऊपर लिख दिया है कि उन्होंने कहा है कि कौन कौन सी बोन्स इंक्लूड होती हैं। हमने पहले तो आपको ये बता दिया है कि इसमें 80 बोन्स होती हैं। अब उन्होंने जो ए ऑप्शन दिया है उसमें नाम लिख के बी में, सी में, कि आपको पता चले कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ये टिक किया है, आपको नज़र आ रहा है कि ये डी ऑप्शन है। देख रहे हैं आप, डी ऑप्शन है इसका, डी। अब ये डी ऑप्शन आप देखें, डी ऑप्शन में क्या है। अब हमने सारी आपको डिटेल बता दी है। डी ऑप्शन में, डी में देखें 80 बोन्स है टोटल, तो उसमें इन्होंने जो हमें सीक्वेंस दिया है
वो सीक्वेंस जो एक्सिल बोन को स्केलेटन को लग रहा है उसमें रिब्स होती हैं, स्कल होता है, स्टर्नम होता है और इसके अलावा वर्टिब्रा बोन्स होती हैं। तो बेटा इसमें आपको साथ ही ये भी पता चल रहा है हमने 80 का फिगर पूरा करना है। रिब्स में 24 होती हैं, स्कल में 22 होती हैं और स्टर्नम में यानी चेस्ट बोन में 1 होती है और जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें वर्टिब्रा में 26 होते हैं। इन्होंने यहाँ 2 बोन्स आपको नहीं दिए हैं, जो कि हमने आपको बताया कि मे बी नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन आए तो आपको डाउट ना रहे, बल्कि आपको ये बात पता हो कि ये बोन्स भी। आप देखें हमने लिखा है 1 क्या है, हायोइड बोन्स है, वो नेक में पाई जाती है। और उसके अलावा 6 मिडिल ईयर यानी क्या है, ये मिडिल बोन होती हैं जो ऑसिकल में पाई जाती हैं और ये ईयर यानी कान की बोन्स हैं। ठीक है, अभी आप टोटल करें, आप देखें इसमें डी ऑप्शन में 24 है, हमने यहाँ बता रखा है आपको 24 है। उसके बाद आप देखें, ये देखें स्कल का 22 है, फिर ये स्टर्नम का 1 है और यहाँ पर वर्टिब्रा का 26 है और ये देखें ये हमारे पास नेक का 1 है और फिर ईयर का 6 है। इन सब को आप प्लस करेंगे तो 80 बोन्स बन जाएंगी। वो हमने आपको ऊपर बताया कि 80 बोन्स हैं। इससे ये है कि आपके लिए आइंदा जब वो हो सकता है मे बी एंट्री टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं स्कल की बोन बताएं, रिब में बताएं, स्टर्नम में कितनी है, वर्टिब्रा में कितनी है और इसके बाद नेक में कितनी है और ईयर के ऑसिकल बोन्स कितनी हैं, वो आप आसानी से बता सकते हैं। आपको टोटल भी तादाद पता चल गई और इसका ऑप्शन भी पता चल गया। तो बेटा इसका डी ऑप्शन है। ठीक है, अभी क्या है इसके बाद आप देखें, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम एंड इट्स एग्जाम्पल इज़ नॉट करेक्ट। यानी उन्होंने आपको नीचे फाइलम के नाम भी दिए और उनकी स्पीशीज़ की एग्जाम्पल्स भी दी हैं। अब जो आपको पता है कि उनकी स्पीशीज़ है वो ठीक है, वो पूछ रहे हैं कौन सी नहीं है। पहले में देखें आपको उन्होंने कौन सा फाइलम दे रखा है, नीमाटोडा, बिल्कुल एस्केरस इसी की स्पीशीज़ है और हुकवॉर्म भी इसी में आता है। फिर एनिलीड हैं यानी एनिलीडा फाइलम, नीरीज भी उसी में आता है और लीच भी उसी में आता है। फिर अकाइनोडर्मेटा है, अकाइनोडर्म में हमारे पास सी वाले आते हैं जिसमें स्टारफिश भी आता है आती है और ये क्या है, सी स्टार एंड द ब्रिटल स्टार, ये इसमें आते हैं। इसके बाद है हम लास्ट देखते हैं प्लेटी हेलमेंथस है, बिल्कुल प्लेनेरिया भी उसी का है और लिवर फ्लूक भी उसी का है। फिर सेनेडेरिया, सेनेडेरिया क्या है, ये सेरेंट्रीटा का है। सेनेडेरिया अगर अपनी बाजू आप कोनी से लेके और हाथ तक देखते हैं और हैंड को अगर आप मूव कर रहे हैं, क्लोज और ओपन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं मुट्ठी को, तो जो शेप बन जाती है वो किसकी बनती है, बाजू से लेके हाथ तक, वो सेनेडेरियास की बन जाती है। यानी उसमें क्या आते हैं, उसमें सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें सीसाइल भी होते हैं तो और दूसरे भी होंगे। तो अब देखिए सीसाइल जिसकी एक साइड समंदर के साथ, चट्टान के साथ, दरख्त के साथ या किसी भी जगह पर रॉक के साथ अटैच होती है और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो सीसाइल कहलाते हैं। सेनेडेरिया में इन्होंने आपको जो एग्जाम्पल दे रखी हैं उसमें क्या है, यूप्लेक्टल और दूसरा बाथ स्पंज, ये पोरीफीरा में आता है, ये सेनेडेरिया में नहीं है और सेलेंट्रीटा में नहीं है। इट मीन्स क्या है, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका भी ऑप्शन डी है। ठीक है बेटा, आपने इस तरह ये गौर करना है कि उन्होंने कभी वो ये पूछते हैं कि कौन सा इसमें से राइट है और कौन सी एग्जाम्पल है, और कभी पूछते हैं कौन सी नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि नहीं है, इसलिए दिमाग हाजिर रख के फिर आसानी से आराम से ये काम करना होता है। जो पेपर्स को आपने करना होता है वो सबसे पहले रिलैक्स रहना है, रिलैक्सेशन अपनी मेंटेन रखनी है। जी बेटा, इसके बाद है विच ऑफ द विच इज़ द, देखिए ये क्या 83, विच इज़ द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन
वेयर मोस्ट ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन अकर्स। आप देखें हमारे पास हमारी बॉडी में किडनी का जो फंक्शन चल रहा है मैमल्स में, उसमें किडनी के फंक्शन में आपको मालूम है कि फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का और यूरिन बनता है। जब यूरिन बनता है तो फिल्टर करती है किडनी, तो ब्लड फिल्टर होते हुए बहुत कुछ ब्लड में से बाहर निकल जाता है। तो हमारे ब्रेन के ऑर्डर पर हमारी बॉडी के किडनी के पार्ट्स में प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन करेगा, यानी ब्रेन ने ऑर्डर दिया हुआ है कि जब तुम इसको ब्लड ये फिल्टर कर ले और पास आउट करने की कोशिश करे, तो तब आपने चेक करना है कि कौन सी काम की चीज़ें जा रही हैं। बिल्कुल जैसे ये है कि हमारी काम वाली जब झाड़ू देती है और हमारी कोई चीज़ खो गई होती है, तो हम उसे कहते हैं कि भाई 1 मिनट हम चेक कर लें कहीं इसमें कूड़े में तो नहीं वो जा रही है। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी क्या है, उसको रीचेक करती है और रीचेक करके जो काम की चीज़ें होती हैं उनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं हमारे लिए बॉडी के लिए कारआमद नहीं है बल्कि नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं और वो टॉक्सिक हैं यानी जहरीली हैं, पॉइजनस हैं, उनको वो बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पर देखें हमने बेटा यहाँ लिखा है रीएब्जॉर्प्शन के नीचे हमने लिखा है बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि हमारी किडनी में आपको पता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है एंड दिस प्रोसेस इज अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। Osmosis is similar to the process of diffusion, but in the osmosis there is the membrane, permeable membrane will be used, and in the diffusion this membrane is not present or not used. अब आपको मालूम है कि ऑस्मोसिस किसी मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है, तो हमारी बॉडी में हमारे सेल की मेम्ब्रेन है जो परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल, जिसके ज़रिए ऑस्मोसिस होता है और पूरी बॉडी में ये चल रहा है। हमारे सेल से ही हमारी बॉडी बनी है, तो इसी तरीके से किडनी में भी ऐसा ही होता है, ऑस्मोसिस के ज़रिए रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब वो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, जहाँ पर बूमेन कैप्सूल है उसके फ़ौरन बाद ये शुरू हो जाता है और उसके बाद कंटिन्यू ये आगे तक कहाँ तक चलता है हम अभी आपको ये बता रहे हैं। हमने जो लिखा है आप इसको नोट कर लेंगे और देखेंगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन चल रहे हैं। ठीक है, एक तो ये कि बी ऑप्शन है, मींस क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। अभी हमने क्या लिखा है ये देखें, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इज़ द सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद है विच बिगिनस फ्रॉम रीनल पोल ऑफ द बूमेन्स कैप्सूल। बूमेन कैप्सूल के फ़ौरन बाद ये शुरू हो जाता है टू बिगिनिंग ऑफ द लूप, और ये लूप के बिगिनिंग तक जाता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, उसके बिगिनिंग तक जाता है, ये लूप ऑफ हेनले जहाँ से शुरू होगा उससे पीछे तक हमारे पास बूमेन कैप्सूल के बाद से लेके और लूप ऑफ हेनले से पहले तक जो होगा वो हिस्सा क्या कहलाएगा, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होगा और उसमें ही ये सारा कुछ रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ इट ऑल्सो मीन्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑल्सो कब कहाँ पर होगी, मीन्स इट ऑल्सो रीएब्जॉर्ब अमाइनो एसिड को ये रीएब्जॉर्ब करेगा, ग्लूकोज को करेगा, एंड द इम्पॉर्टेंट एनाइन। एनाइन क्या होते हैं आपको यहाँ हम ये भी बता दें, ये केमिस्ट्री वाली बात आ गई है। देखिए आप याद रखें एक चीज़, वो याद रख लें कि कैथोड को इलेक्ट्रॉन कहा गया है, तो कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। जब एनोड पॉजिटिव है तो एनाइन एनोड के पास जाएगा, तो एनाइन नेगेटिव है, यानी कि जो नेगेटिव आइन्स है जैसे क्लोराइड आइन है, ठीक है, हाइड्रोक्साइल आइन है, वाटर में ये आइन होते हैं, बॉडी में भी ये आइन होते हैं। अब इन आइन्स का क्या है, इम्पॉर्टेंट होते हैं ये हमारे लिए, वो रीएब्जॉर्प्शन हमारी किडनी कर लेती है, किसके ज़रिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से। इसके बाद है फॉस्फेट भी होता है और सिट्रेट भी होता है, ये तमाम चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं और इन्हें किडनी रीएब्जॉर्ब करती है अपनी नीड के तहत। उसे जो नीड होगी उसकी बॉडी को, हमारी बॉडी को जो नीड होगी
उस नीड को पूरा रखने के लिए किडनी ने ये फंक्शन करना है और रीएब्जॉर्प्शन होना है, तभी हमारी बॉडी सही से फंक्शन करेगी और काम करेगी। ठीक है बेटा। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि और जो हमें आपको बताना है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए बाकी जो ऊपर वाले क्वेश्चन है वो हम आपको पहली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, इसलिए हम वो आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो हो चुके हैं। अभी आप ये देखें यहाँ पर उन्होंने आपसे कौन सा क्वेश्चन अराइज किया है। उन्होंने आपसे कहा है कि आपने क्या करना है, मैच द टाइप ऑफ द सिंड्रोम्स। ठीक है, आपने सिंड्रोम की टाइप्स को देखना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है ये। ठीक है, 85 क्वेश्चन। हम थोड़ा सा इसको मैग्नीफाइंड करते हैं ताकि आपको सही से पता चले। आप देखेंगे 85 क्वेश्चन में मैच द टाइप ऑफ द सिंड्रोम्स, मैच करनी है टाइप सिंड्रोम की। गिव्स अंडर कॉलम नंबर 1 देयर, कॉलम नंबर 1 में देयर कॉज लिस्टेड अंडर कॉलम नंबर 2, यानी कि डिजीज़ का क्या है नाम पहले कॉलम में है और वो क्यों होती है उसका जो है सेकंड कॉलम में दे रखा है। चूज़ द आंसर ऑफ द गिविंग करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट बाय द 2 कॉलम, दोनों कॉलम में अल्फ़ाबेट उन्होंने दिए, उससे आप मैच करें। पहले कॉलम का नाम है ABC, दूसरे का नाम है PQR। अब यहाँ पर हमें आपको बताना है कि इन्होंने कहा कि डाउन सिंड्रोम। अब अगर हम सिर्फ आपको टिक करवा देते हैं कि बेटा यूँ आप टिक कर लें ये सही है इसका आंसर, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर नहीं होगा। अब हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको हम बताते हैं कि आपने क्या करना है और क्या आपने याद रखना है। आपने जो बात याद रखनी है उसमें बेटा आप ये देखोगे कि हमारे पास जो इनके क्रोमोसोम्स के हमारे पास जो पेयर्स हैं, हम आपको वो पेयर्स दिखा रहे हैं। आप ये देखें क्रोमोसोम्स के पेयर्स हमारे पास, क्रोमोसोम्स के पेयर्स हमारे पास कितने हैं आपको यहाँ नज़र आ रहा है। क्रोमोसोम्स के पेयर्स, क्रोमोसोम के बेटा जो पेयर हैं आप देखिए, एक कलर आपको नज़र आ रहा है, एक ही कलर, सेम कलर। 1 क्रोमोसोम से लेकर और 22 क्रोमोसोम तक आप देखें हर क्रोमोसोम का पेयर और सेम कलर आपको दिया हुआ है। यानी जो पेयर क्रोमोसोम्स का होता है उसके कलर बिल्कुल सेम होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आप ये बात जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितना क्रोमोसोम है, कितना क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में? 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स में से आपको ये देखना है कि कितना क्रोमोसोम है जो हमारी बॉडी में पेयर की शक्ल में पाया गया। तो पेयर्स में आप देखें कितना रह जाएगा बाद में वो क्रोमोसोम्स। हाफ अगर आप करते हैं तो हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आपको पता चलेगा कि हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है इसमें। अब हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स में हम आपको बताते हैं कि हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स में यानी 46 को आप हाफ करें तो बेटा इसको जब आप हाफ करोगे तो कितना रह जाएगा? ये हाफ करेंगे तो कर लें इसको हाफ 46 को, 23 बन जाएगा। ठीक है ना, 23 बन जाएगा ये। जब 23 बनेगा तो 23 में आप देखें किस तरीके से पेयर्स बनते हैं। आपने पेयर बनाने हैं। अब पेयर में आप ये बात जानते हैं कि 23 खुद पेयर नहीं है। जब 23 पेयर नहीं है तो इट मीन्स पेयरिंग क्या होगी? पेयरिंग क्या होगी बेटा? 23 अगर पेयर नहीं है तो पेयरिंग में क्या आएगा? 22 पेयरिंग है। ठीक है, क्या है पेयरिंग? 22 पेयरिंग है। आप ये देखें, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि 22 पेयरिंग है। इसमें आप ये देखें, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आप 22 अगर पेयरिंग है तो आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ 22 है हमारे पास। ठीक है, ये देखें यहाँ भी कलर जो है वो ऐसा दिखाया है कि सेम नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3 नंबर्स डले हैं। ये क्या है? देखें 22 हमारे पास क्या हैं? पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 23 क्या होता है? एक जो होता है इसमें 23rd होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है हर एक इंसान में। समझ गए? 46 का हाफ 23 में से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। वो एक जैसे होंगे, बिल्कुल हर लिहाज से एक जैसे होंगे, शक्ल, सूरत, लेंथ, उनके कैरेक्टर सब उनके एक जैसे होंगे। और इसके अलावा जो 23rd होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। सेक्स क्रोमोसोम में आप देखें एक्स क्रोमोसोम है और ये XY क्रोमोसोम है।
एक्स क्रोमोज़ोम फीमेल का होता है और एक्स वाई क्रोमोज़ोम मेल में होगा। ये देखें, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पास है ही एक्स एक्स क्रोमोज़ोम, और अगर आप मेल हैं तो आपके पास एक एक्स है और एक वाई है। वाई क्रोमोज़ोम का साइज़ डिफरेंट होता है, जबकि इसमें देखें आप एक एक जैसे, यहाँ देखें दोनों छोटे हैं तो दोनों ही छोटे हैं, और दोनों अगर वो देखें ऊपर दोनों बड़े दे रखे हैं तो दोनों बड़े हैं। और यहाँ पर क्या है, वाई में ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी होंगे और छोटे भी होंगे, अमूमन स्मॉल होते हैं। अब बेटा ये बात भी सुन लें कि एक्स एक्स क्रोमोज़ोम जब मिलता है तो बेटी पैदा होती है, और एक्स वाई क्रोमोज़ोम मिलता है तो बेटा पैदा होता है। लेकिन एक माँ क्या कर सकती है, एक माँ को कुदरत ने दिए ही सिर्फ एक्स क्रोमोज़ोम है, इसलिए माँ एक्स ही प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन जो फादर है, मदर ओनली एक्स देगी, लेकिन जो फादर है, फादर के पास ये सलाहियत कुदरत ने दे रखी है कि फ़ादर की वजह से बेटा या बेटी पैदा होता है। अगर हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई है तो उसमें किसी भी माँ का कोई कसूर नहीं, अल्लाह की ज़ात देने वाली है। लेकिन ये बात याद रखें, उसमें ये है कि फ़ादर ने एक्स क्रोमोज़ोम दिया, एक्स क्रोमोज़ोम की वजह से जो है बेटी पैदा हुई। अगर फादर का वाई क्रोमोज़ोम होता तो इट मीन्स होता कि मदर के पास तो है ही एक्स, और एक्स और वाई आपस में मिलते तो बेटा पैदा होता। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हमने ये बात भी बता दी, और साथ ही हमने आपको ये बात बता दी है कि 46 जो है वो नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम्स होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखें हमने आपको लिख कर दिया है, हमने क्या लिख कर दिया आपको, ह्यूमन हैव 46 क्रोमोज़ोम्स, 22 पेयर्स। ये जो पेयर्स होंगे इनके ये होमोलोगोज होंगे, यानी एक जैसे होंगे, इन्हें ऑटोज़ोमल क्रोमोज़ोम कहा जाता है। ये ऑटोज़ोमल हैं, और एक जो क्रोमोज़ोम है वो क्या, वो सेक्स क्रोमोज़ोम है। याद रखना है, ऑटोज़ोमल और सेक्स क्रोमोज़ोम। अब ये ऑटोज़ोमल है, बट 23rd पेयर इज़ द सेक्स क्रोमोज़ोम विच इज़ एक्स एंड वाई, ड्यू टू द पेयर ह्यूमन आर डेप्लॉइड। क्योंकि इन पेयर्स की वजह से एक ह्यूमन क्या होगा, एक ह्यूमन डेप्लॉइड होगा। डेप्लॉइड भी आप जानते हैं कि नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम्स में से हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम्स होते हैं और डेप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम्स होते हैं। तो हैप्लॉइड क्या है, हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम्स, और डेप्लॉइड क्या है, वो यानी कितने होते हैं, हाफ नहीं है बल्कि फुल होते हैं, फुल यानी कंप्लीट नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम्स होते हैं वो। ठीक है, अभी देखें हम क्या क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डाउन सिंड्रोम की। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम हम अगर आपको बताते हैं तो वो किस तरीके से होता है, यानी उसमें क्या ड्रॉबैक है, हम आपको ड्रॉबैक बता रहे हैं कि वो कौन सा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है। क्योंकि आपने जब इतनी बातें समझी हैं तो आपको यकीनन ये भी आसानी से समझ आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें क्रोमोज़ोम्स की है जो हमें नंबर्स हैं। देखिए अब हम दोबारा बात कर रहे हैं, जो ऊपर दे रखा है हमें, ये देखिए ये रहा डाउन सिंड्रोम। अभी हम इस पर ही बात कर रहे हैं। इसका देखिए ऑप्शन क्या है, इसका ये रहा, ड्यू टू द ट्राइजोमी। ट्राइजोमी भी इसे कहा जाता है, ट्राइजोमी क्रोमोज़ोम्स, यानी आपने अभी ये देखा कि हमने आपको बताया पेयर 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 होंगे क्रोमोज़ोम्स के, एवन ये कि सेक्स क्रोमोज़ोम का भी पेयर ही होगा। हमने यहाँ लिखा है ऑल पेयर्ड, पेयर्ड होते हैं। बट देखें बेटा यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास डाउन सिंड्रोम है। अब सिंड्रोम क्या होता है, किसी भी डिजीज़ को कहते हैं, बीमारी को कहते हैं। ठीक है, अभी सिंड्रोम में देखें आपको ये पता चल रहा है कि क्या है, यहाँ पर क्लियर आपको बताया कि 21 क्रोमोज़ोम आप देखें पेयर नहीं है बल्कि अनपेयर्ड है। देख रहे हैं आप, ये अनपेयर्ड क्रोमोज़ोम है। अनपेयर्ड क्रोमोज़ोम में आप देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 21 अनपेयर्ड है, यानी 3 है क्रोमोज़ोम, और वहाँ बता रखा है आपको 2+1। अब जब ये 3 नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम्स होंगे तो उससे क्या है, उससे डाउन सिंड्रोम हो जाती है। और डाउन सिंड्रोम में उसका दूसरा नाम क्या है, ड्यू टू द यानी क्या कहा है, ड्यू टू द ट्राइजोमी। ठीक है, ट्राइजोमी हो जाएगा, और किस में होगा, सेक्स क्रोमोज़ोम में नहीं होगा। फिर वो डिज़ीज़ दूसरी होती हैं जिनमें ऐसा होता है, बल्कि किस में होगा, ये होगा ऑटोज़ोमल में होगा। ठीक है, ऑटोज़ोमल में होगा।
और यहाँ देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें आप देख रहे हैं यहाँ भी एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए एक्स वाई क्रोमोसोम। एक्स देखिए क्रोमोसोम क्या साइज़ रखता है, इन तमाम क्रोमोसोम जैसा रख रहा है, और वाई देखिए थोड़ा छोटा है, वाई क्रोमोसोम थोड़ा सा छोटा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो अब ये है कि हमें इसमें आपको हमने क्रोमोसोम्स दिखाए हैं। अब आप ये देखें, हम आपको ये दिखाते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम है उसमें जो पर्सन होगा वो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, वो कैसा दिखाई देगा, किस टाइप का होता है वो, उसमें उसे देख के आपको दूर से ही पहचान हो जाएगी कि डाउन सिंड्रोम में पर्सन किस टाइप का होता है। आपको ये पता चल रहा है कि देखें ये पर्सन्स कैसे हैं, ये देखें इनको पर्सन्स को आप देखेंगे तो पर्सन्स के फेस और आपको उनके फेस फीचर हैं और ये सब देखिए कैसे नज़र आ रहे हैं आपको। डाउन सिंड्रोम में पर्सन्स ऐसे होते हैं, थोड़ी आंखें छोटी छोटी होंगी, फोरहेड बिल्कुल दबा हुआ होगा, फेस सारा चपटासा होगा, इस किस्म का होगा। ये सब क्या डाउन सिंड्रोम में होता है। ठीक है बेटा, इतना समझ आया है। इसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि ये देखें नेक्स्ट हमारे पास है, उन्होंने ये कहा कि आपने क्या करना है, बायोकेमिकल एनालिसिस करना है और डीएनए में आपने यानी साइटोसिन और जो फॉर्म हो रहा है वो 40% है, और ये क्या नाइट्रोजन बेसिस हैं, और परसेंटेज आपको इनकी बेस की एडेनिन की आपको बतानी है। अब आप एक बात याद रख लें बेटा, एक बात आप किस तरीके से याद रखेंगे, हमने देखिए आपको ये बताया कि आपने नंबर ऑफ ये टोटल करने हैं। देखिए 22, 22, 28, 28, ये क्या बना हमारे पास 100 बना। यानी आपको ये देखना है एडेनिन थाइमिन दोनों एक जैसे हैं, साइटोसिन गानिन दोनों एक जैसे हैं, यानी उनकी तादाद बराबर है। ये याद रखना है, तादाद बराबर है। ठीक है, और तादाद बराबर होने के साथ सम 100 ही बनेगा, यानी परसेंट ऐसी डालनी है कि परसेंट में सम 100 ही बनेगा। दूसरी हमने देखे आपको एग्जाम्पल दी है, एडेनिन थाइमिन 24, 24, साइटोसिन और गानिन 26, 26, ये 100 बना। अभी आप ये देखिए उन्होंने आपको क्या कहा है, उन्होंने आपको कहा है कि साइटोसिन कितना है, 40% है। अब आपको ये पता है कि साइटोसिन अगर 40% है तो देखिए साइटोसिन हमने 40% लिखा, लेकिन हम जानते हैं जितना साइटोसिन है उतना ही गानिन है, तो हमने 40% साइटोसिन है तो 40% गानिन हमने डाल दिया, तो कितना बन गया, ये 80 बन गया। अब हम जानते हैं हमें 100 पूरा करना है, तो 20 इसमें से कम है, 20 मीन्स क्या हाफ हाफ कर लें, वो एडेनिन और थाइमिन है, तो क्या है ये 10 10 आ जाएगा। और ये बहुत मर्तबा बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है एंटी टेस्ट में, उसमें आपने एंटी टेस्ट में इस क्वेश्चन को इस तरीके से कैलकुलेट करके देख रहे हैं। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, हम आपको ये बताना भूल गए बेटा कि इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, ये मैच करके हमने जो क्रॉसिंग लगाई देखे सी एक्स के साथ है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, उन्होंने आपको कहा है कि 40% है तो कितना होगा। आप देखिए आपको उन्होंने एक चीज़ पूछ ली, बताएं एडेनिन कितना होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए एडेनिन किसके साथ का है, एडेनिन थाइमिन के साथ का है, तो हमने थाइमिन एडेनिन को किया 10, तो देखिए इसका 10% आंसर है। वो ये परसेंटेज कोई भी दे सकते हैं, आपने उस परसेंटेज को टोटल 100 करना है, 100 करके आपने ये याद रखना है, देखिए दोनों गोल गोल राउंडेड राउंडेड, दोनों राउंडेड राउंडेड बॉल लाइक यानी सी और जी दोनों की शेप मिलती है, यूँ याद रख लें, दोनों राउंडेड है, हाई हैंड को हम टर्न करें तो राउंड बन जाता है, तो सी जी दोनों एक जैसे हैं तो उनका रेशो भी एक जैसा है। बाकी 8 ये आप याद रख लेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद देखें यहाँ पर आपको ये कहा है कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कैरोटीन व्हेन सेपरेटेड थ्रू द क्रोमेटोग्राफी गिव्स डैश कलर। अब एक तो आपने बेटा इसमें ये बात याद रख लेनी है कि कैरोटीन, देखिए कैरेट को देख लें। ठीक है, कैरेट किसे कहा जाता है, गाजर को कहा जाता है। गाजर का अगर आप अंदर वाला हिस्सा देखेंगे, लाल गाजर को, ठीक है, अंदर वाला हिस्सा देखेंगे तो वो थोड़ा ऑरेंज होता है, तो कैरोटीन वहीं से इसका कलर भी, कैरेट इसका नाम इसी से पड़ा है क्योंकि इसका कलर उसके जैसा है, और बाकी कलर्ड में कैरोटीन होता है, टमाटो में भी होता है, लेकिन हम आपको कैरोटीन का बता रहे हैं, इसमें कैरोटीनॉइड होता है।
तो जब हमें कैरेट से ही पता चल रहा है तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है, क्योंकि ग्रे भी नहीं है, येलो भी नहीं है, ब्लू ग्रीन भी नहीं है, येलो ग्रीन भी नहीं है, ऑरेंज होता है या रेड होता है। ठीक है, अब यहाँ हमने आपको इसकी डिटेल लिख दी है ताकि आपको इसकी डिटेल क्लियर हो जाए और आपसे कोई भी क्वेश्चन अराइज किया जाए तो आप उसे आसानी से बता सकें। देखें यहाँ, कैरोटीनॉइड आर द पिगमेंट इन एल्गी एंड द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट किसका है, एक तो एल्गी का है और दूसरा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का है। प्रोड्यूस ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस ब्राइट येलो कलर, रेड कलर एंड द ऑरेंज कलर इन प्लांट्स। फ्रूट कैरोटीनॉइड आर एंटीऑक्सीडेंट फॉर ह्यूमन। अब फ्रूट में जो कैरोटीनॉइड होता है वो हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट है, जब हम उसे खाते हैं एंटीऑक्सीडेंट है। देयर आर मोर देन 600 डिफरेंट टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीनॉइड की 600 से मोर हैं, ज़्यादा इसकी काइंड्स हैं, जो कि इसमें जो पढ़ेंगे वो पता चलेगा, जो नहीं तो वो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। अब बेटा देखें, इस क्वेश्चन के नीचे भी आपको वही ईयर पता चल रहा है। अभी हमने जो भी क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं, इन क्वेश्चन को हमने सिर्फ सॉल्व ही नहीं किया, आपको हमने ये नहीं कहा कि बेटा इसको टिक करो, इसको टिक करो, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने आपको उसका रीज़न बताया है और उसके साथ साथ उससे इंक्लूडेड जो है रिलेटेड जितने भी बातें हैं हमने कोशिश की है कि आपको थोड़ा उसका बता सकें। ज़ाहिर है तो बहुत कुछ, इतना तो टाइम नहीं होता कि एक क्वेश्चन पर ही इतना लगाएं, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आप में आएगी और आपको ये बातें याद रह जाएंगी। और बेटा ये है भी बहुत इंटरेस्टेड बायो, तो बायो तो आपको पता है हम लोगों से, अपने आप से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है। इसको पढ़ने का मकसद है हमें अपने आप को पढ़ना है और हमें ये अवेयरनेस मिलती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? अभी आपको जो बात समझ ना आई हो तो वो बात आप कमेंट सेशन में हमसे कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं जिस चीज़ की नीड हो। बाकी हम आगे जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी हम करेंगे। इसमें सिंध के भी हैं, फेडरल के भी हैं और हमने आपको क्वेश्चन सिंध के भी हैं और फेडरल के भी हैं। लेकिन आप देखें कि पेपर अबाउट 50% जो है वो फेडरल से होगा और 50% जो है वो सिंध से होता है। तो सिंध से जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर फेडरल में भी मौजूद हैं। तकरीबन हम कह सकते हैं कि पेपर ज़्यादातर फेडरल की बुक्स में से होता है। तो फेडरल की जो बुक्स हैं आप उन बुक्स को भी स्टडी करें और उन बुक्स के हमने जितने भी टॉपिक अपने चैनल पर अपलोड किए हैं वो तमाम रिलेटेड ही फेडरल बुक से हैं। तो आपने फेडरल के उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, देखना है, गौर से पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि उसमें हमने 3D जो है वो भी आपको अपलोड करके दे रखे हैं ताकि आप देखें कि 3D किस तरीके से फंक्शन होता है। एक तो ये कि चार्मिंग आ जाती है, बच्चे खुश होते हैं, स्टूडेंट्स खुश होते हैं देख के कि उन्हें सारा पता चल रहा है फंक्शन कैसे हो रहा है, और दूसरा ये इंटरेस्टेड हो जाता है और बहुत अच्छा आपके लिए साबित होता है और याद रह जाता है। ठीक है बेटा, आप आज से ही अगर अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। आपने ये नहीं सोचना कि जब सर पर पड़ी है बात और बिल्कुल दरवाजे पर कोई चीज़ आ गई है उस टाइम पर हम बिल्कुल रेडी हों और भागने की कोशिश करें कि हमें ये काम करना था। तो वक्त गुज़र जाता है, पता नहीं चलता, 2 साल यूं ही गुज़र जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम नहीं चाहते कि आप टेस्ट को क्वालिफाई ना करें। खुदा करेगा आप टेस्ट को ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, लेकिन बेटा उसके लिए मेहनत करनी है और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। आज से ही अगर आप पढ़ेंगे और बीच में कभी कभी आप बार बार थोड़ा आपको जहन से मिस हो गया तो आप निकाल के वीडियो देख लेंगे और पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा। कुछ भी आपने मिस नहीं करना है और इसमें आपका ज़ाहिर भला है, इसलिए हम आपको कहते हैं। इधर उधर से भी पढ़ती हैं आप, किताबों से भी पढ़ती हैं, दूसरी एकेडमीज़ भी जा रही हैं, सब जगह आप जा रही हैं, जा रहे हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, हमारे बेटे और बेटियां। तो बेटा आप सब जगह जा रहे हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वहाँ पर कहीं पर भी आपको ज़ाहिर फेडरल की बुक्स नहीं पढ़ाई जाती हैं।
क्योंकि फेडरल की बुक्स में से आपके पेपर में नहीं आएगा। आपका जो थ्योरी का पेपर होगा, जो आपका आप HSC एग्जामिनेशन देंगे, उसमें ज़्यादातर आपकी सिंध की बुक्स होती हैं, लेकिन जब आपका एंट्री टेस्ट होता है तो उसमें आपका फेडरल का ज़्यादा होता है। तो फेडरल की बुक्स भी कोई इतनी बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन यह है कि मुश्किल ज़रूर हैं, सिंध वाली से मुश्किल हैं। लेकिन आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है बेटा जी, शाबाश। अब आप कहना माने, ओबे किया करें। ओबे करते हैं उस्तादों का, माँ बाप का कहा ज़रूर मानो। अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा, क्योंकि कोई भी नहीं देखता तो खुदा तो देख रहा है। तो आप अपना कोई मकसद हासिल करना है तो आपने ओबे करना है। इसी ओबीडेंसी पर जो हम आपके लिए ये कह रहे हैं, आप अगर चैनल को देखते हैं तो बेटा आपको क्लिक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस आप हमारी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। वो दुआएं जो मिलती हैं उसका एक हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट्स करेंगे हमें पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी फर्स्ट ईयर इंटर के लिहाज से कोई क्वेश्चन आपने अराइज करना हो, कॉलेजेस का, सलेबस का, या सलेबस के अलावा आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, फॉर्म का कि फॉर्म जा रहे हैं उसकी फ़ीस क्या है, उसकी लेट फ़ीस क्या है, कौन सा बोर्ड है, क्या है, कुछ भी आप क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।